बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी, जायदाद का तबादला। आम तौर पे सिविल प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि फ्रीकैन अपनी एग्रीकल्चरल लैंड एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं और उस एक्सचेंज के बाद मुख्तलिफ कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। अब उस हवाले से कानून हमें क्या रहनुमाई कर रहा है, हम दोस्तों से शेयर करते हैं। एक्सचेंज की डेफिनेशन सेक्शन 118 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कहता है कि जब दो अशखास आपस में एक शय की मलकियत दूसरी शय की मलकियत से बदल दें, उनमें से कोई भी शय या दोनों अशिया रकम की सूरत में ना हो, तो ऐसे लेन देन को, ऐसी ट्रांजैक्शन को, ऐसे मामले को एक्सचेंज यानी तबादला कहा जाता है। सेक्शन 118 वाज़ेह कर रहा है कि तबादले की तामील की रूह से जायदाद का इंतकाल सिर्फ इंतकाल बजरिया बै के मुताबिक हो सकता है। ये सेक्शन 118 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की लैंग्वेज है। अब अगर हम एक्सचेंज की डेफिनेशन देखें तो इस डेफिनेशन में हमें 4 इंग्रेडिएंट्स नजर आते हैं। पहला इंग्रेडिएंट ये है कि इस तमाम ट्रांजैक्शन का जो एक्सचेंज की सूरत में सामने आ रही है, उसका सब्जेक्ट मैटर, उसका मौजूद सुखन जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी जायदाद होना चाहिए। नंबर 2, जायदाद का वजूद में होना, जायदाद का मौजूद होना लाजमी है, ताकि वो जायदाद अगर मौजूद है तो उसकी एक्सचेंज की जा रही है। तीसरा इंग्रेडिएंट है कि फ्रीकैन 2 या 2 से जायद हों। एक फरीक, नथिंग एल्स, 2 फरीक या 2 से ज्यादा जो आपस में एक्सचेंज कर रहे हों। चौथा इंग्रेडिएंट जो हमारे सामने आता है एक्सचेंज का, सेक्शन 118 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की रूह से, वो ये है कि एक जायदाद या दोनों जायदादें, एक चीज या दूसरी चीज कतई सूरत रकम की सूरत में ना हो। एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी है, तबादला जायदाद है, जायदाद का ही तबादला एक प्रॉपर्टी का दूसरी प्रॉपर्टी के साथ एक्सचेंज है। फ्रीकैन की जायदाद की कीमत एक जैसी ना होने की सूरत में तबादला के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तबादला कतई सूरत गैर कानूनी नहीं होगा या उसमें कोई इर्रेगुलरिटी तसव्वुर नहीं की जाएगी। ये बात इंटरप्रेट भी हुई है 2014 CLC पेज है 1819 में। और अगर एक फरीक दूसरे फरीक के हक में एक्सचेंज के नतीजे में जमीन की मुंतकली के लिए रेवेन्यू ऑफिसर के रूबरू पेश नहीं होता, देन ये एक्सचेंज कानून की रूह से साबित नहीं की जा सकती, क्योंकि एक्सचेंज बाकायदा अमल में नहीं लाई गई है। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2004 YLR पेज है 288 में। तबादले की सूरत में यह साबित करना लाजमी है कि तबादले का इंतकाल, जायदाद का इंतकाल जो तबादले की सूरत में की गई है,
फ्रीकैन की रजामंदी के साथ हुआ था। फ्रीकैन उस एक्सचेंज पे रजामंद थे। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2008 SCMR पेज है 1454 में। अब राइट ऑफ प्रॉपर्टी डिप्राइव्ड ऑफ थिंग्स रिसीव्ड इन एक्सचेंज, यानी इस फरीक का हक जिसे उस चीज से या उस जायदाद से महरूम कर दिया गया हो जो तबादले की सूरत में उसको मिली है। अब पार्टीज जिनको तबादले में ली गई जमीन से बेदखल कर दिया गया, मुआहदे की शराइत के तहत जमीन जो तबादले के तहत दी गई थी वापस लेने के हकदार हैं, क्योंकि उनको एक्सचेंज में जो प्रॉपर्टी मिली वो प्रॉपर्टी से तो उनको बेदखल कर दिया गया है। अब वो अपनी जायदाद एक्सचेंज में दे चुके हैं, तो उनके पास हक हासिल है कि चूंकि एक्सचेंज में जो प्रॉपर्टी उनको मिली है अब उससे वो महरूम हो गए हैं, बेदखल कर दिए गए हैं, तो अपनी प्रॉपर्टी को वो हासिल करने के लिए सू कर सकते हैं। और ये कब्जा की वापसी का जो दावा है ये लिमिटेशन एक्ट 1908 के आर्टिकल 143 के तहत होगा, जिसके तहत कब्जे की वापसी के लिए 12 साल का अरसा दिया गया है और उनके पास ये राइट है। और ये राइट उनको सेक्शन 119 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अता कर रही है, दे रही है। ये बात इंटरप्रेट भी हुई है 2003 MLD पेज है 618 में। अब तबादले के वो फ्रीकैन जो उस कब्जे से जो प्रॉपर्टी उनको एक्सचेंज के नतीजे में मिली है और उसके कब्जे से वो बेदखल कर दिए गए हैं, वो आम दादरसी जो कब्जे की वापसी की सूरत में है ही, उसके अलावा वो ज़र वासलात जो है मीन प्रॉफिट भी हासिल कर सकते हैं और ये उनका राइट है। ये बात इंटरप्रेट हुई है PLD 1991 लाहौर हाई कोर्ट पेज है 262 में। अब दोनों पार्टीज या दो से ज्यादा पार्टीज जो एक्सचेंज के फ्रीकैन हैं उनके राइट्स एंड लायबिलिटीज वो डिफाइन की गई हैं सेक्शन 120 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। 1882 में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जब बना तो सेक्शन 120 में राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एक्सचेंज पार्टीज डिफाइन किया गया। इसमें कहा गया कि मां सवाए उन अहकामात के जो एक्सचेंज के चैप्टर में दिए गए हैं, हर फरीक के हकूक हैं और वो फरोख्त करिंदा की जिम्मेदारियां अदा करने का हर फरीक जिम्मेदार है और उसके राइट्स भी हैं और उसकी बतौर खरीदार जिम्मेदारियां भी हैं। यानी हर इसमें बायलैटरल राइट्स एंड लायबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं। यानी एक फरीक अगर कुछ हक रख रहा है तो उसकी कुछ लायबिलिटीज भी हैं, दूसरा फरीक अगर कुछ राइट रख रहा है तो उसकी कुछ लायबिलिटीज दोनों फरीक की हैं इसी तरह से। अब ये बात इंटरप्रेट की गई है सेक्शन 120 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। अब जब एक्सचेंज की खिलाफ वर्जी की जाए तो खिलाफ वर्जी बतौर मुआहदे की खिलाफ वर्जी के तौर पर तस्वर की जाएगी और उसी तरह से उसके पास हक हासिल है उसको जिस तरह से एक खरीदार या एक फरोख्त कनिंदा जो है वो अपनी लायबिलिटीज या राइट्स रखता है। दोनों पार्टीज अपने अपने तौर पर वो राइट्स रखती हैं और उन्हीं राइट्स के तहत उनको हक हासिल है कि वो कोर्ट में सू कर सकती हैं। ये बात इंटरप्रेट हुई है 1980 CLC पेज है 1522 में। और जायदाद के तबादले को साबित करने के लिए कब्जे की कोई इतनी अहमियत नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज जो है वो प्रॉपर्टीज के मामले में है। एक तरफ ये कब्जा दिया जा रहा है तो तस्वर किया जाएगा कि जब एक दफा एक तरफ दिया गया है तो दूसरी तरफ भी उसी तरह से दे दिया गया है, उसका रिटर्न होना कोई जरूरी नहीं है। ये बात इंटरप्रेट भी हुई है 2004 SCMR पेज है
1389 में। उसके बाद 2000 CLC पेज है 769 में। तबादले की असल जो स्पिरिट है वो दो अफराद के माबैन बाहमी रजामंदी से हकूक के मलकियत जो किसी गैर मनकूला जायदाद की निस्बत उनको हासिल हैं उसको तब्दील करना है। सिर्फ एक आदमी कतई सूरत एक्सचेंज नहीं कर सकता, एक्सचेंज दोनों पार्टीज की बाहमी रजामंदी से ही होगी। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2007 CLC पेज है 134 में। उसके बाद देयर कुड बी नो एक्सचेंज बिटवीन प्रॉपर्टी एंड मनी एज इट अमाउंट टू सेल। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2007 CLC पेज है 1340 में। अगर तबादले के हवाले से सिर्फ इकरारनामा किया जाए, तबादला नामा अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो इकरारनामा तबादला इमूवेबल प्रॉपर्टी में कतई सूरत जिस तरह से सेल में एक इकरारनामा कोई राइट क्रिएट नहीं करता, सेम एज इट इज इकरारनामा तबादला जो है वो भी प्रॉपर्टी में कोई राइट क्रिएट नहीं करता। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2006 CLC पेज है 803 में। अब एक दूसरे के बराबर जायदाद के तबादले पर सेल का इतलाक नहीं होगा, सेम उसी तरह से ये एक्सचेंज की जा रही है। ये बात इंटरप्रेट हुई है NLR 2005 सिविल डाइजेस्ट है और पेज है 425 में। उसके बाद अगर एक पार्टी एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी के सिलसिले में रेवेन्यू ऑफिसर के सामने पेश ही नहीं हो रही है तो देन एक्सचेंज साबित नहीं की जा सकती। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2004 YLR पेश है 288 में। और अगर एक्सचेंज के अंदर एक्सचेंज डीड जो एग्जीक्यूट की गई है उसमें किसी वाजिबुल अदा रकम का जिक्र ना हो तो महज अदम अदायगी रकम की बिना पर एक्सचेंज गैर कानूनी ना होगी। ये बात इंटरप्रेट भी हुई है 2004 SCMR पेज है 369 में। अब जब तबादला जायदाद की सूरत में दावा हक शुफा ना हो सकता है, जब भी एक्सचेंज होगी तो तबादला जायदाद की सूरत में प्रियम्पशन सूट जो है वो मेंटेनेबल नहीं होगा। ये बात इंटरप्रेट हुई है एक सेटल्ड प्रिंसिपल इन सिविल लॉ के तौर पे। ये पहले भी इंटरप्रेट की गई लेकिन एक केस लॉ में उसके तमाम जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है और इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स हैं उसको वाज़ेह जो है वो किया गया है। वो रिपोर्ट हुआ है केस लॉ 2004 CLC पेज है 359 में। उसके बाद जब एक्सचेंज होती है तो एक्सचेंज में कब्जा जो है, कब्जा के लिए या कब्जा की वापसी के लिए अगर उसको बेदखल कर दिया गया है तो दावा करने की जो मियाद है वो 12 साल होगी। लिमिटेशन एक्ट 1908 की रूह से। तो ये बात इंटरप्रेट भी हुई है 2003 MLD पेज है 618 में। अब हक्के शुफा जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल पे होता है, कतई सूरत एक्सचेंज के ऊपर जिस तरह से गिफ्ट पे नहीं आएगा इसी तरह एक्सचेंज के ऊपर ये लागू नहीं होता। और अगर एक्सचेंज हो गई है पार्टीज के दौरान और हक्के शुफा उस प्रॉपर्टी पे कर दिया गया है तो वो मेंटेनेबल नहीं है। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2002 CLC पेज है 66 में। उसके बाद अगर तबादला किया गया और तबादला के हवाले से जब सूट फाइल किया गया तो मदई की शहादत जब हुई तो मदई की शहादत पर अगर जिरा नहीं की गई है या जिरा होने से रह गई है तो सेम एज इट इज़ ये समझा जाएगा कि मदई ने जो कहा है वो ठीक हो है, तबादला बिल्कुल दुरुस्त है जो जिस तरह से मदई कह रहा है, क्योंकि मदई की बात
جو ہے مدعی کے بیان کو درست تسلیم کیا جانا پرزیوم کیا جائے گا، کیونکہ اس کے بیان پر، اس کی شہادت پر جرا نہیں کی گئی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی تھی کیس لا میں جو رپورٹ ہوا تھا 2001 CLC، پیج ہے 1489 میں۔ اب جب بھی ایکسچینج آف پراپرٹی کر دی جاتی ہے تو تبادلے کے بعد ایک فریق کی جائیداد کے ٹائٹل میں اگر کوئی نقص آ جاتا ہے، ایکسچینج کر دی گئی ہے، اب ایکسچینج کے بعد ایک فریق کی جائیداد کے ٹائٹل میں اگر نقص آ گیا ہے تو متاثرہ فریق کمپنسیشن بھی لے سکتا ہے، اپنی جائیداد جو اس نے ایکسچینج میں دی ہے اس کے قبضہ کی واپسی کا دعویٰ کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اس دورانیے کے جو مین پروفٹ ہیں، ذرائع واصلات ہیں، وہ بھی وصول کر سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے PLJ 1999 لاہور ہائی کورٹ، پیج ہے 1747 میں۔ اب عام طور پہ پچھلے دنوں ایک بات ہو رہی تھی، پراپرٹی کے ایکسچینج میں کچھ کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں کہ ایک بندے نے ایک زرعی زمین دی ہے اور اس کے بعد ایک رہائشی پلاٹس لیے ہیں، کسی ہاؤسنگ سکیم میں لے لیے ہیں، تو زرعی اراضی کا رہائشی پلاٹ سے تبادلہ قطعی صورت غیر قانونی نہیں ہے، ایکسچینج کے زمرے میں ہی آئے گا، اور سیکشن 118 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس کے تمام انگریڈینٹس میں یہ چیز فال کرتی ہے، اور یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 1997 CLC، پیج ہے 1481 میں۔ اور اگر کسی غیر رجسٹرڈ دستاویز کی بنا پر، جو ایک دستاویز تو پروڈیوس کی گئی ہے لیکن وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہوئی ہے اس پراپرٹی کی بابت، تبادلہ کر دیا گیا ہے، اب وہ اس کے ٹائٹل ہی نہیں ہے، اب وہ اس کا مالک ہی نہیں ہے جس کی وہ ایکسچینج کر رہا ہے، تو ایسی ایکسچینج غیر قانونی تصور کی جائے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1993 CLC، پیج ہے 1213 میں۔ اب جب ایکسچینج کر دی گئی ہے، ٹائٹل میں پرابلم آ گیا، قبضہ میں اگر پرابلم آ گیا، تو متاثرہ فریق جب اپنی دی ہوئی جائیداد کے قبضے کی واپسی کے لیے جائے گا تو وہ مین پروفٹ کا حقدار ہوگا، کمپنسیشن کا بھی حقدار ہوگا، اور قبضے کی واپسی لینے کا حقدار ہوگا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے PLD 1991 لاہور ہائی کورٹ، پیج ہے 252 میں۔ اب ایکسچینج کے حوالے سے 2007 CLC، پیج ہے 134 اس بات کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اس کے بعد ڈیلیوری آف پوزیشن میں اگر پرابلم آ جاتی ہے تو ڈیلیوری آف پوزیشن جو ہے وہ اگر نہیں دی گئی ہے تو پارٹی بذریعہ عدالت اب اگر اس پراپرٹی کا چاہے تو قبضہ لے سکتی ہے، ادروائز اگر وہاں پہ کوئی پرابلم ہے تو اپنی جائیداد جو اس نے دی ہے وہ ایکسچینج کو نل اینڈ وائڈ قرار کرتے ہوئے، غیر قانونی قرار دلواتے ہوئے واپس لے سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 2000 CLC، پیج ہے 769 میں، اور PLD 1977 لاہور ہائی کورٹ، پیج ہے 1038 میں۔ اس کے بعد کو شیئررز ایک دوسرے کے ساتھ اگر ایکسچینج کرتے ہیں اس کی لیگل ویلیو کیا ہوگی؟ خانگی تقسیم میں پارٹیشن آف پراپرٹی کا میٹر ہے، اور اس میں کو شیئررز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اگر ایکسچینج کر رہے ہیں تو یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے، ایک قانونی حیثیت اس کو دی گئی ہے 2007 SCMR، پیج ہے 1867 میں۔ اب ایک بے نامی آنر ہے، بے نامی دار ہے، وہ ایکسچینج اگر کرتا ہے پراپرٹی کی تو اس کو قانونی حیثیت اسی طرح ہی حاصل ہوگی جس طرح سے ریئل آنر ایکسچینج کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس پار ہے ایک ریئل آنر کی طرف سے کہ وہ اس کی پراپرٹی کو ایکسچینج کرے، اور اس کو کسی بھی حالات میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 1985 CLC، پیج ہے 395 میں۔
अब वैलिडिटी ऑफ एक्सचेंज में onus to prove किस पे होगा? Onus would lay heavily on defendant to prove that a valid exchange of properties had taken place between the parties. ये साबित करना है डिफेंडेंट ने कि जनाब अब ये भाग रहे हैं तबादले से, तो तबादला बाकायदा हुआ है और बाकायदा उस पर लिखा गया, बाकायदा रूबरू गवाहान ये बात तय करी है, ये बात इंटरप्रेट हुई है 2008 CLC पेज है 283 में। तो ये चंद बातें थी दोस्तों एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 118, 119, 120, 121 और 122 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की रूह से। मैंने कहा अपने दोस्तों से भी शेयर करता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।